कोविड के बाद निवेश की परिभाषा बदल चुकी है। जहां पहले लक्ष्य सिर्फ सेफ रिटर्न था, अब बात है सस्टेनेबल ग्रोथ और स्मार्ट डिसरप्शन की। आज का निवेशक सिर्फ इक्विटी या गोल्ड तक सीमित नहीं है, वो अब स्टार्टअप्स में एंजल नेटवर्क से लेकर डिजिटल एसेट्स और फ्रैक्शनल रियल एस्टेट तक पहुंच चुका है। एआई, टोकनाइजेशन और नई फिनटेक टेक्नोलॉजी ने पोर्टफोलियो में एक नई दिशा दी है। इस दशक के बड़े सवाल ये है कि कौन से सेक्टर, कौन से मेगा ट्रेंड्स हमारे निवेश का भविष्य तय करेंगे और क्या भारत तैयार है एक डिसरप्टिव इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन के लिए। यही इस पैनल की थीम है और यही जानेंगे कि इन्वेस्ट फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग, डिसरप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज में। मैं हूं विष्णु मोहन और हमारे साथ हमारी सहयोगी कविता भी मौजूद है और साथ ही हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मनोज झा हैं, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी हैं, अजित खुराना हैं, फाउंडर है रिफ्लेक्सिकल पीटी के, सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और इस थीम के लिए और इन्वेस्टर महाकुंभ के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक करेंगे। मनोज जी, आपसे शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मनोज जी मैं यही पूछना चाहूँगा कि डिजिटल एसेट्स और ये नई टेक्नोलॉजी और ख़ास करके गोल्ड में भी पूरी तरह से एक्सपैंड कर रही है। नए जेनजी वगैरह मिलेनियल्स है, वो इस थीम के जरिए अब नए निवेशक बन गए हैं इस मार्केट में। क्या लग रहा है, अभी भी सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड सबसे बेहतर विकल्प है और इस इतनी तेज़ी के बाद भी? नमस्कार विश्व मोहन जी, कविता जी नमस्कार। देखिए, गोल्ड जो है वो निवेशक, मुझे आज भी सबसे ज़्यादा भरोसा गोल्ड पे ही है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कंट्री को है, ना कि केवल इंडिया के जेनजी हैं, पुराने लोग हैं। आपको इसका जीता जागता एग्जाम्पल दिखेगा कि जो इंडिया का 90% जीडीपी है, अभी मॉर्गन स्टैनली का या किसी और का आया था अभी ऐसा अनुमान कि 90% जीडीपी का जितना अमाउंट है वो इंडिया के लोगों के पास गोल्ड पड़ा हुआ है। वो दैट इज अप्रॉक्स 3.8, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन 90% ऑफ आवर जीडीपी जो है वो गोल्ड के, वो हाउस होल्ड में केवल पड़ा है, ना कि ज्वेलरी शॉप और ट्रेडिंग हब्स के पास पड़ा है। और जो 2025 का ईटीएफ का एयू में आया है वो भी $3.8 ट्रिलियन पहुंच गया है। आप जो यंगस्टर हैं, जेनजी हैं, वो सब भी आज के दिन में इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। आप एसजीबी का देखेंगे, अगर जो 19-20 का डेटा जो एसजीबी था 153% का ग्रोथ दिया है। तो कई सालों से आप देख रहे हैं कि गोल्ड में एक अच्छा ग्रोथ दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि गोल्ड एक बहुत बड़ा जो है ना हेज अगेंस्ट जो है ना हमारे जितने भी डिस्ट्रप्शंस हैं, जितने भी फाइनेंशियल, अब देखिए 2008 में इतने सारे बैंक डूबने लगे थे, पूरे वर्ल्ड की पूरी क्राइसिस आ गई थी, तो गोल्ड में ही लोगों ने हेज किया था। आज कभी गोल्ड क्या है, करेंसी की तरह बिहेव करता है, कभी गोल्ड जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज की तरह बिहेव करता है। तो वर्ल्ड में सब कुछ खत्म हो सकता है गोल्ड के अलावा। आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करो, वो अगर वहां पे कोई डिस्ट्रप्शन आ गई, बॉम्ब गिर गया या कुछ भी तरह के डिस्ट्रप्शन, राइट्स हो गया, तो वहां का भाव कम हो जाएगा। शेयर मार्केट में कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, अगर उस कंपनी में कुछ लूप होल्स आ गए, कंपनी का शेयर जो है क्रैश हो जाएगा। लेकिन गोल्ड एक ऐसा चीज है जो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी तरीके से, आपका करेंसी है, करेंसी डिप्रिशिएट कर रहा है कहीं भी, इंडिया का करेंसी हो या डॉलर हो या वर्ल्ड का कोई भी करेंसी हो, डिप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन गोल्ड में कोई वो इंटरनेशनली उसका प्राइस जो है वो फिक्स है और ग्रो करता जा। तो ये आज के लोगों को समझ में आ गया है, यंगस्टर को समझ में आ गया है, पुराने लोगों को ऑलरेडी समझ में आया हुआ है। और यही रीजन है कि इंडिया का 90% जीडीपी का जो अमाउंट है वो हाउस होल्ड में पड़ा हुआ है गोल्ड के रूप में। तो मुझे लगता है कि ये आज भी है और आगे भी जो है गोल्ड जो है ये लोगों का चॉइस बढ़ता चला जाएगा। पहले पोर्टफोलियो में 8 to 9% होता था, आज लोग बोलते हैं कि वो 19 से 25% तक का जो है ना पोर्टफोलियो में वेटेज गोल्ड का होते जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो हमेशा आपके पास सोना होना चाहिए, लेकिन अब हम क्योंकि डिस्ट्रप्शन में अपॉर्चुनिटीज कहां पे है उस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ अब हमारे साथ आशीष अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एनीरॉक के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दो मेहमान हमारे साथ जूम पर भी जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। सुनील सर, आपके पास मैं आऊंगी। मनोज जी की बात को आप कितना आगे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि हमें अब ये भी समझना है कि चलिए सोने में दिलचस्पी बड़ी है, इनके मुताबिक जो पोर्टफोलियो में 7 से 8% का एलोकेशन होता था वो बढ़ के 10 से 15% हो गया है। लेकिन थोड़ा सा इतिहास में
जाके बताइएगा सुनील सर कि सोना और इक्विटी को अगर मैं तालमेल में ला सकूं, अगर मैं इनकी तुलना कर सकूं, कहां किस तरह किस एसेट क्लास ने परफॉर्म किया है? देखिए, जब भी दुनिया में कोई अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आई है, चाहे वो वॉर के ज़रिए हो या हाइपर इन्फ्लेशन के ज़रिए हो या एक टैरिफ की जो अभी अनसर्टेनिटियाँ चल रही है, तब एक सेफ एसेट क्लास गोल्ड लगता है, तो पैसा गोल्ड की ओर शिफ्ट होता है। जब दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही हो, वर्ल्ड की जीडीपी अच्छी बढ़ रही है, दोनों देश 3-4 देश के बीच तालमेल अच्छी चल रही है, ट्रेड अच्छा बढ़ रहा है, तब आपको कंपनीज जो उसके ऊपर डिपेंड करके अपना बिजनेस ग्रोथ करते हैं, ईपीएस ग्रोथ है, तब इक्विटी मार्केट्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो अनिश्चितता माने गोल्ड, निश्चितता माने इक्विटी मार्केट। तो हर अभी जो क्या है, अभी पिछले 2 साल से, उसमें ट्रंप के आने से पहले से ही कुछ कुवैत जो सॉरी ईरान का जो वॉर चल रहा था इसराइल के साथ, फिर यूक्रेन रशिया का वॉर है, फिर हमास का वॉर हुआ, फिर इंडो पाक का वॉर हुआ। तो माहौल ऐसा रहा है और उसके ऊपर मिस्टर ट्रंप ने आके अपनी वो अनिश्चितता उन्होंने ऐड कर दी इसमें, क्योंकि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में मेक द वर्ल्ड वीक अगेन को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण एक गोल्ड के ऊपर एक दिलचस्पी बढ़ी है। मगर ऐसा नहीं है कि इसी वक्त में आपने के अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इक्विटीज भी बढ़ी है, क्योंकि कुछ फायदे उनको वहां पे भी दिख रहे थे। तो हमें चूज करना चाहिए कि हम इंडिया में बैठे हुए, क्योंकि जैसे पहले स्पीकर कह रहे थे कि 90% ऑफ इंडिया जीडीपी गोल्ड में है, बट अभी भी हम गोल्ड के दाम वर्ल्ड में डिसाइड नहीं करते हैं। डिसाइड कौन करता है गोल्ड का दाम करता है जो बायर्स है, इंक्रीमेंटल बायर्स है, क्योंकि हमारी नानी की टाइम से हम गोल्ड खरीदते आ रहे हैं, इसलिए हमारा स्टॉक है हमारे मंदिरों में, तिरुपति मंदिर लेकर तिरुवनंतपुरम के मंदिर में पड़ा हुआ है। मगर इंक्रीमेंटल जो हो रहा है वो सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं ना, जैसे चीन का सेंट्रल बैंक या जापान का सेंट्रल बैंक, वो अपने सरप्लस को पहले डॉलर में निवेश करते थे ज्यादा, अभी भी है। $800 बिलियन है चीन का अमेरिकन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, जापान का 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। मगर ये मिस्टर ट्रंप के नाटक के कारण उन्होंने धीरे धीरे डॉलर से अपना पैसे को हटाने की जो डिसीजन लिया है, वो आखिर में, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी ब्रिक्स का करेंसी की बात हो रही थी, मगर क्योंकि उसमें बहुत एक अपोजिशन टू ट्रंप की तरह वो आ रहा था और बात और भी गंभीर हो सकती थी, इसलिए उसको ड्रॉप करके गोल्ड एज अ सेफ हेवन, ये सेंट्रल बैंकर्स पैसा डाल रहे हैं, इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है। बिल्कुल कल ये बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से जब तक ट्रंप है वहां पे व्हाइट हाउस पे, मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड को कोई दिक्कत बनी रहेगी। एब्सोल्युटली। और बहुत लोगों को सोने के इस लेवल पे जाने के बाद थोड़ा फोमो भी हो रहा है, लेकिन यही फोमो मैं चाहती हूं अजीत हमें ये समझाएं, क्रिप्टो को लेकर भी हो रहा है क्या लोगों को? चर्चा कल कर रहे होते, आज नहीं। तो बिटकॉइन की कीमत आज से लगभग 20% ज्यादा होती। तो क्रिप्टो में ऐसा है कि जैसे स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू डेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट से भी उतनी ज्यादा होती है। तो जब लोग पैसा कमाते हैं तो इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं कि सोचते हैं यही फ्यूचर है, और जब पैसा गवाते हैं तो कहते हैं हाय तौबा, आप फिर से क्रिप्टो नहीं खरीदेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह इक्विटी में निवेश करने वाले या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले एसआईपी, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा पीरियोडिकली लगाओ, मुझे लगता है कि क्रिप्टो में भी उसी तरह आना चाहिए। आज जो क्रिप्टो हमने देखा पिछले 24 घंटों में, वो 22% के लगभग बिटकॉइन की कीमत गिरी है, मगर फिर भी जो आज से 1 महीने पहले कीमत थी लगभग वहीं पर बैठे हैं। पिछले 1 साल में 85% एक साल में उसकी कीमत बढ़ी है। मेरा कहना यह है कि जैसी जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है, अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, जैसे 2016-17 में जब कविता जी आप और मैं बात करते थे, तब तो ऐसा लगता था कि यदि आप क्रिप्टो में निवेश करेंगे तो ही आपको जेल भेज देंगे, राइट? ऐसे ही लोग कहते थे कि भाई क्रिप्टो में से तो हाथ धो लो। अभी जो है रेगुलेटरी क्लैरिटी पहले से काफी ज्यादा है, लेकिन अभी भी काफी कुछ होना बाकी है। इस कारण से बहुत सारे निवेशक इसकी तरफ देख तो रहे हैं लेकिन इसमें निवेश नहीं कर रहे। यहां पर मौका आता है कि यदि आप ऐसा समझते हैं कि क्रिप्टो रहेगा, जो कि मैं तो जरूर समझता हूं, तो अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और अपने हाई रिस्क पोर्टफोलियो में एक और एसेट लेना चाहते हैं, तो क्रिप्टो, खास करके जो लार्ज कैप क्रिप्टो है जैसे कि बिटकॉइन, उसमें निवेश करना जरूर सोच सकते हैं।
बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसीज है जैसे बिटकॉइन वगैरह है, उस तरह की करेंसी पर सोच सकते हैं, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में अगर लार्जर आप जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक अभी तक क्रिप्टो की पहुंच नहीं हो पाई है। उन्हें पोर्टफोलियो में उस तरह की जो एसेट एलोकेशन के तौर पर उतनी जगह नहीं मिल पाई है जितना बाकी एसेट क्लास को मिल रही है। हालांकि अभी काफी कुछ एक्सपैंड होना बाकी है, लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी है और हमारा मकसद भी वही है। रमेश जी, आप रियल एस्टेट मार्केट को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ट्रैक करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स वगैरह के जरिए कैसे और टोकनाइजेशन के जरिए कैसे यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को अपना बढ़ा सकते हैं, और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी रीट्स के जरिए अगर टोकनाइजेशन हो जाए तो वो भी इसमें कैसे भागीदारी कर सकते हैं, इस पर इसको लेकर गाइड करें सर। आशीष, थोड़ा सा आप हमें कंपैरिजन भी दे दीजिएगा, फिजिकल रियल एस्टेट वर्सेस रीट्स। श्योर। सो शुरू करते हैं पहले कि रीट्स होता क्या है। जी। रीट्स एसेंशियली इट्स अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट। लोग अपना पैसा जमा करते हैं और एक टैक्स एफिशिएंट जरिए से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, जो इनकम यील्डिंग एसेट्स हैं। जी। इसमें जो की पॉइंट है, दीज आर इनकम यील्डिंग एसेट्स। मैंने हमारे बाकी पैनलिस्ट का भी हमने सुना कि क्रिप्टो है कि गोल्ड है, बट दीज एसेट्स आर नॉट जनरेटिंग रेगुलर कैश फ्लोज एज कंपेयर टू रीट्स विच हैव, जिनमें 90% आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेटरी है। ओके। तो जो निवेशक है जो रीट्स में इन्वेस्ट करेगा उसको रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लो मिलता है। ठीक है। तो जब आपको कैश फ्लो मैंडेटरी है उनका घोषित करना, मैंडेटरी dividends। है। ठीक है। 90% ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज हैव टू बी गिवन आउट। डन। ये रूल है आपका। ओके। तो जितना प्रॉफिट बनेगा वो दिया जाएगा। एंड अगर मैं रीट का अगर मैं बात करूं मैं, तो जो भी एसेट्स हैं, पैसा है आपका, हाँ। 80% हैव टू बी इन रेंट जनरेटिंग एसेट। ओके। तो रेंटल तो आएगी, हाँ, कुछ 19-20 हो जाए, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए जिसके वजह से कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई तो एक अलग बात है, लेकिन आपकी इनकम तो आएगी और वो मेरा प्रॉफिट बनेगा। इसमें रिस्क क्या होता होगा? रिस्क भी साथ साथ सर अगर ऐड करते जाएं। और साथ ही रीट्स निवेश कहाँ करता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में या घरेलू प्रॉपर्टीज में? तो घरेलू प्रॉपर्टीज में इंडिया में यील्ड इतना है नहीं। ओके। ओके। हाँ, तो आज की तारीख में आप यदि देखोगे तो 5 रीट्स लिस्टेड हैं, जिनमें 4 ऑफिस एसेट्स में हैं और एक आपका रिटेल एसेट में है। रिटेल एसेट मतलब कि मॉल्स वगैरह हो गए, और ऑफिस एसेट मतलब आईटी पार्क हो गए, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, जहाँ पे लोग ऑफिस काम करेंगे, लैपटॉप से काम करेंगे, वो सब जगह पर आज की तारीख में है। कहने को वेयर हाउसेज में भी आप रीट बना सकते हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। ओके। रिस्क फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर्स इसमें आपका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इसमें कि आपकी वैकेंसी आपकी बढ़ गई, आपकी कि इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, रेंटल आपका बढ़ा नहीं, तो आपका जो रेंटल इनकम वो कम हो सकता है। गॉट इट। आपके पास मान लीजिए 10 लाख फुट आपका भाड़े पे लगा हुआ है 100 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से, तो 10 करोड़ की आमदनी हुई वो आपने उसमें से 9 करोड़ आपने बांट दिए। कोई कारण से 10 लाख फुट में से मेरा 9 लाख फुट का ही लीजिंग हुआ कि 8 लाख फुट का लीजिंग हुआ, ओके। ओके। 1-2 लाख फुट लोगों ने छोड़ दिया अपना, तो उससे मेरी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। एसेट की वैल्यू, जहाँ तक जमीन है आपने बांध काम करके रखा है वो बना हुआ है, साइकिल जैसे टर्न होगी तो फिर से वो चीज प्रॉफिट में आ जाएगा। गॉट इट। ओके। तो रिस्क आपका मेन ये है, और बाकी गवर्नमेंट का रेगुलेशंस को चेंज हो गया, लोकल जोनिंग लॉज को चेंज हो गए, एंड बाकी अगर मैं कहूँ कि जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, उस टाइप की कोई चीज हुई, या तो अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर अबाउट 50% ऑफ ऑक्यूपेंसी, उसमें अगर बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया, तो ये जो मेजर जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो आपका एक रिस्क फैक्टर बन सकती है। चलिए, अगर नॉर्मल कंडीशन में किस तरह के यील्ड रहते होंगे एनुअल, अगर यील्ड की अगर बात करें तो? टिपिकली आपको 5.5 से 6.5% के बीच में आपको मिलता है। ओके। इसके अलावा आपको इन्फ्लेशन का भी बेनिफिट मिलता है। ओके। ओके। तो जो रीट की जो ओवरऑल रिटर्न होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। ओके। नंबर 1 जो आपको रेंट मिल रहा है, 5.5 से 6-6.5% का यील्ड होता है मार्केट के हिसाब से, अलग अलग कंपनी का पोर्टफोलियो के हिसाब से। उसके अलावा जितने भी आपके रेंटल्स होते हैं आमतौर पे हर 3 साल में 15% का उसमें इजाफा होता है भाड़े में। ओके। तो वो जो है आपका कैपिटल गेन में
आ जाता है। कन्वर्जन इंक्रीमेंटल एक तरह से कह जी सकते हैं। जी। तीसरा रिस्क जैसे आपका, अगर मैं कहूँ कि मैं जो रीट का जो कोटेड प्राइस है, तो रिटर्न के 2 कंपोनेंट है। एक जो मेरा भाड़ा हाथ में आ रहा है, बिल्कुल, और जो असेट वैल्यू जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है। दिख रहा है। तो भाड़ा जो आ रहा है उसका रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, और जो एसेट Capital वैल्यू जो है, appreciation। कैपिटल वैल्यू है, डेप्रिसिएट भी हो सकती है। इंटरेस्ट रेट अगर मेरा बढ़ गया तो उससे मेरा कैपिटल वैल्यू गिर जाएगा, और दूसरी तरफ पे इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो कैपिटल तो एसेट इनवर्स बढ़ेगा। रिलेशन रहेगी उससे। वो इनवर्स रिलेशनशिप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे रिस्क हैं, विच आर मोर ऑफ मैक्रो ड्रिवन रिस्क, एंड स्टेबिलिटी आमतौर पे काफी अच्छी रहती है। ओके। गोल्ड को लेकर मनोज जी आपसे एक सवाल मैं यही करूंगा, क्योंकि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो 2 तरह के वहां पे एक इंक्रीमेंटल वैल्यू मिलती है। एक तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ साथ गोल्ड के प्राइस बढ़ने के पीछे एक तो माइनिंग कॉस्ट भी समय के साथ बढ़ती है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से टोटल जो वैल्यू और साथ ही करेंसी का भी डेप्रिसिएशन होता है। तो ओवरऑल एनुअलाइज अगर रिटर्न की बात करें तो गोल्ड में कितना उम्मीद रखना चाहिए कि इतना हमें मिल ही जाएगा सालाना, क्योंकि पिछले 25 सालों से देखें तो डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है। क्या आगे भी यही रिटर्न की उम्मीद करें क्या? देखिए, गोल्ड में डबल डिजिट क्या सिंगल डिजिट रिटर्न भी आए हैं पहले बहुत पहले, और एक आध साल फ्लैट भी रहा है, लेकिन ओवरऑल जो रिटर्न आप बता रहे हो हमें अगर आप पकड़े तो डबल डिजिट से में ही रहा है। और इस साल तो आप देख लीजिए मोर देन 50% का रिटर्न हो गया है। पिछले साल भी बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। जैसा कि आपको बताया मैंने, 19-21 का SGB देखेंगे तो वो 153% आया। ये बात 100% है कि आगे फ्यूचर के ईयर्स में जितने भी हों वो गोल्ड का रिटर्न पॉजिटिव ही आएगा। निगेटिव शायद कभी आपको, चूंकि गोल्ड बहुत ओवरबॉट जोन में है, काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है, तो शायद एक आध साल आपको फ्लैटिश नजर आए, सिंगल डिजिट नजर आए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं, मैं 5 ईयर्स बोल रहा हूँ, 5 ईयर्स 8 ईयर्स अगर हॉरिजन है तो आपको डबल डिजिट में 100% रिटर्न मिलेगा। डिजिटल या फिजिकल क्या ज्यादा बेहतर होगा जो इन्वेस्ट के लिए करना चाहते हैं? हालांकि आप ज्वेलर है, आप फिजिकल पे ज्यादा वेट डालेंगे, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पे, एक्सपर्ट के तौर पर क्या लगता है किस ओर जाना चाहिए जो निवेश का नजरिया रखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। आपने जैसा बोला निवेश, जो प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ETF बाइंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक तो सेबी रेगुलेटेड है, प्राइस की ट्रांसपेरेंसी है, बहुत मिनिमल खर्चे आते हैं, 0.3% से 1% ईयरली आता है अप्रोक्सीमेटली। तो केवल वो बाय सेल का थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब बहुत ही कम खर्चे में आपका, और छोटे छोटे बाइंग भी आप कर सकते हैं। GST भी बच जाता है, रखने का झंझट नहीं था, वो लिक्विड भी है। हाँ, लेकिन वो देखिए अभी भी टायर 2 सिटी 3 सिटीज, और मतलब मेजोरिटी जो हमारे कंट्री के लोग हैं अभी भी ये पूरा डिजिटलाइज अपने आप को नहीं उस लेवल पे पहुंच पाए हैं। लेकिन डेफिनेटली ETF की बाइंग अच्छी है। दूसरी आती है एक डिजिटल गोल्ड की बाइंग आती है, उसमें फायदा एक है कि आप 1 रुपए का भी सोना खरीद सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है उसमें कि आप सेबी रेगुलेटेड नहीं है, जो भी प्लेटफॉर्म पे है अगर वो उसकी क्रेडिबिलिटी कभी आगे पीछे हो गई तो आपको नुकसान हो सकता है। स्टोरेज कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो उसको मैं अवॉइड करने बोलूंगा जनरली। लेकिन आप ETF बाइंग करें, और सबसे फायदा तो, मैं ज्वेलर भले हूं लेकिन आपका घर हो, इनका घर हो, किसी के घर में देखें, जब आप गोल्ड खरीदते हैं और आपको डुअल फायदा होता है। एक फायदा तो इन्वेस्टमेंट है, जिसने आज 50 साल पहले भी गोल्ड खरीदा उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला। गोल्ड में ज्वेलरी की बात अब कर रहा हूं, और ज्वेलरी आप खरीदते हैं तो एक तो कल्चरल डिमांड है आपकी इंडिया में कि आपके घर में ज्वेलरी आई है तो खुशहाली आती है, आप उसको फेस्टिवल्स में पहनते हो, आपके बच्चे की शादी है आप बच्चों की शादियों में दे सकते हो। 50 तरह के फायदे हैं। जी। थोड़ा नुकसान है जो उसके मेकिंग चार्जेस हैं 5, वो भी फर्स्ट ईयर तक, लॉन्ग टर्म में वो भी मेकिंग चार्जेस हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन फायदा सबसे बड़ा ये है, ETF की में भी आप सेल करेंगे, फिर आपके अकाउंट में किसी का अगले दिन आता है, किसी का 2 वर्किंग डेज में, अलग अलग सब प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन इसमें आपको खड़े खड़े इमीडिएटली बेसिस पे आपको 24 घंटे भी, बहुत छोटे जगहों पे जो आपके अपने ज्वेलर हैं वहां पे 24 घंटे भी कर सकते हैं। 24 घंटे नहीं सर, 5 मिनट में आप जाएंगे। 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं।
अपग्रेड करने तो के लिए। ज्वेलरी में आपका एक दोनों थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आप अगर केवल बुलियन खरीदना है और रखना है तो आप ईटीएफ करें, लेकिन Okay. अगर आपको उसका फायदा उठाना है जी, और जी। घर में खुशहाली रखनी है तो बिल्कुल। ज्वेलरी खरीदें, तो आपका डुअल काम होता है। बिल्कुल, पोर्टफोलियो में खुशहाली को यहाँ पर दोहरा पुश आजकल मिलेगा, और वो तब मिलेगा जब आप सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करें। लेकिन अजीत, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि रेगुलेटरी कंसर्न्स तो क्रिप्टो को लेकर भी हैं भारत में, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि निवेशकों का जो प्यार है वो कम नहीं हो रहा है क्रिप्टो को लेकर। रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं, अभी भी यहाँ पर उसका मैंडेट तय नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीयों का और युवा जो है खास तौर से बिटकॉइन ले लें, बड़े टोकन्स ले लें या छोटे टोकन्स ले लें, सभी में उनका उत्साह बहुत ज्यादा है खरीदारी का। अन्य एसेट क्लासेस हैं इस शो पर, रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी। मैंने तीनों में निवेश किया है, और इक्विटी में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, रियल एस्टेट में भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो इनको मैं समझता हूँ, 55 साल की उम्र है, मैं समझो टीनेज से ही इक्विटी में घुस गया था, क्योंकि 80s में दौर आया था इक्विटी का। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो ओल्डर जनरेशन है, जनरली जो मेरे हम उम्र है, उनको जो डिजिटल चीजें होती है उनसे थोड़ा डर लगता है। उनको लगता है कि वो रियल नहीं है, कि वो हवा है। लेकिन डिजिटल युग चल रहा है, एसेट्स भी डिजिटल हो रहे हैं, करेंसीज भी डिजिटल हो रही हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। तो मेरा कहना यही रहेगा कि चाहे बहुत छोटी मात्रा, चाहे 1%, चाहे 1% से 10 गुना कम, लेकिन डिजिटल एसेट्स जो है, खास करके जो इस्टेब्लिश डिजिटल एसेट है, जिसमें बिटकॉइन का नाम सबसे आगे आता है, आप जरा इसमें शुरू कीजिए। जो रेगुलेटरी लैक ऑफ क्लैरिटी है इस समय भारत में, वो सर्विस प्रोवाइडर्स, एक्सचेंजेस, इशुअर्स के लिए ज्यादा है। जहां तक निवेशक है उसके लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी काफी सही है। यही है कि बैंक से, यानी कि व्हाइट में खरीदिए और बैंक्स में पैसे लेके आइए। जो टैक्स लायबिलिटीज हैं जो कि काफी स्ट्रांग है इंडिया में, वो जरूर टैक्स भरिए, रिटर्न भरिए। उसके सिवा निवेशक के लिए कोई भी रेगुलेटरी अनक्लैरिटी नहीं है, बिजनेसेस के लिए है। सवाल 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अगर मैं हर एसेट क्लास में बात करूं कि कितना एक्सपोजर लेना चाहिए, तो आप वेटेज किसका ज्यादा किसका कम, वो परसेंटेज में बताइए। अगर आपको निवेश करना हो तो, क्योंकि हम फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हर एसेट क्लास, क्रिप्टो में कितना रखे, गोल्ड में कितना रखे, इक्विटी और डेट में कितना रखे? देखिए, आपकी इनकम क्या है, एज क्या है, रिस्क प्रेफरेंस क्या है, उसके हिसाब से सबसे पहला जो डिसीजन आप लेते हैं वो ये लेते हैं कि रिस्क एसेट में मुझे कितना डालना है। रिस्क एसेट में मैं गोल्ड और रियल एस्टेट को नहीं इंक्लूड करूंगा, लेकिन मैं स्टार्टअप इक्विटी और लिस्टेड इक्विटी, क्रिप्टो, इन चीजों को रिस्क एसेट में इंक्लूड करूंगा। तो ये आपका 5% होगा कि 50% होगा, ये डिसाइड आप करेंगे। मेरे डिसीजन के हिसाब से मैंने इसको 50% से भी ज्यादा रखा हुआ है। अभी उसके अंदर आपने देखना है कि मैं म्यूचुअल फंड या इक्विटी या स्टार्टअप इक्विटी या क्रिप्टो करेंसी में कितने पैसे डालूंगा। चूंकि मैं क्रिप्टो करेंसी में 2014 से हूं और निवेशक 2016 से हूं, मतलब मेरे को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज की समझ है। मैंने रेगुलेटर्स के साथ भी बात की है, इंटरनेशनली भी बात की है। तो मेरा जो परसेंटेज है रिस्क एसेट का और उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का, ये बहुत ही बड़ा है। मैं अन्य लोगों को सलाह नहीं दूंगा कि वो उतनी ज्यादा निवेश करें। मैंने तो अपने एक बार घर बेच के भी बिटकॉइन लिया था, और मैं कभी भी किसी को, अपने बच्चों को भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसा करिए। मुझे लगता था कि मुझे इसकी समझ है। लेकिन यदि आपको लगता है कि रिस्क एसेट्स आप 10% इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका 10%, यानी कि आपके टोटल इन्वेस्टेबल एसेट्स का 1%, तो मुझे लगता है अपनी कि रिस्क उठाने की क्षमता का आप जो है आकलन करें, उसके बाद ही ये फैसले लें। लेकिन सुनील सर, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में अभी किस किस को आपने जगह दी है? देखिए, 60% मेरी प्योर इक्विटीज में है। ओके। 20% गोल्ड में है, और 10% डेट में है, और बाकी का 10% इंडिविजुअल स्टॉक्स में है। मेरे को क्रिप्टो में 0 है, बिकॉज मैं उसको समझता नहीं हूँ। तो जिसको समझता नहीं हूँ तो उसमें मैं उसको निवेशक नहीं कह सकता हूँ, मैं स्पेकुलेटर कह सकता हूँ, और मैं स्पेकुलेशन की जोन में नहीं हूँ। ऑलराइट, चलिए, बहुत ज़रूरी है अक्रॉस एसेट क्लासेस अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखना, और फिजिकल रियल एस्टेट नहीं तो आप रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसे लगा सकते हैं। बहरहाल इस चर्चा को हमें यही रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े। सुनील सर, आप हमारे साथ अगले सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे, तो आप दरख्वास्त है आपसे आप बने रहें। लेकिन दर्शकों को
बता दें कि एक ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में दर्शकों से भी बातचीत करनी है, उनके भी सवालों के जवाब देने हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, झटपट वो नंबर नोट डाउन कीजिए, अपने सवाल हमें भेजिए। हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार भी बात होने वाली है नई एसेट क्लासेस की और इनफैक्ट आपके बचत, खर्च और निवेश में तालमेल कैसे बिठाएं, इस पर फोकस करेंगे।